दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट एग्ज़ाम गुरुजी में। आज हम महत्वपूर्ण बाल मनोविज्ञान के 30 प्रश्नों को लेकर के आए हैं। इन 30 प्रश्नों को करने के बाद आप लोग जान पाएंगे कि आपकी तैयारी का स्तर कितना अच्छा चल रहा है। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप इन 30 प्रश्नों को करें और 30 प्रश्नों के माध्यम से अपने स्वयं का मूल्यांकन करें। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आइए हम फटाफट इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। जीन पियाजे तथा ब्रूनर की निम्न अवस्थाओं को सुमेलित कीजिए। मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी पेशी, प्राक संक्रियात्मक। दूसरी तरफ ब्रूनर का दिया सक्रियता, सांकेतिक, दृश्य प्रतिमा। आपको पता होगा कि जीन पियाजे की प्रथम 3 अवस्थाएं ब्रूनर की तीनों अवस्थाओं के समानांतर हैं। हम देख लेते हैं कि जो जीन पियाजे की पहली अवस्था को कहते हैं संवेदी पेशी अवस्था है, जो 0 से 2 वर्ष होती है। इसी तरह से ब्रूनर की जो पहली अवस्था होती है ये सक्रियता इनएक्टिव की अवस्था होती है, तो ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। दूसरी अवस्था होती है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 3 से 7 वर्ष की होती है। और ब्रूनर की जो दूसरी अवस्था होती है उसे कहते हैं आइकोनिक, जिसे प्रतिबिंबात्मक कहते हैं, तो C 3 से मैच हो जाएगा। इसी तरह से जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है पियाजे का, ये 7 से 11 चलता है। इसी तरह से जो सिंबॉलिक है सांकेतिक अवस्था ब्रूनर की, ये 7 से ऊपर चलता है, तो एक दूसरे से मैच कर जाएंगे। इस प्रकार से हम देखेंगे कि A का 2 और B का 1, C का 3, विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर, भाषा विकास में बच्चों के निजी भाषण को पियाजे ने क्या कहा है? भाषा विकास में पियाजे और लियोवाल्स्की का नाम आता है। यहाँ देखते हैं कि सहायता प्राप्त खोज लियोवाल्स्की का है। आंतरिक भाषण इसी को लियोवाल्स्की ने कहा है। निजी भाषण प्राइवेट स्पीच वाइगोस्की ने कहा है। जबकि ईगोसेंट्रिक या आत्म केंद्रित अहं केंद्रित निजी भाषण को पियाजे ने कहा। विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पुरस्कार या दंड की अपेक्षा दूसरों के व्यवहार का परीक्षण करके नैतिक विकास होता है, यह सिद्धांत है। इसमें देखेंगे पियाजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग, बंडूरा दिया है। तो पुरस्कार या दंड की अपेक्षा दूसरे के व्यवहार का प्रेक्षण, तो व्यवहार का प्रेक्षण करने की बात अगर आती है तो बंडूरा का नाम आता है। बंडूरा ने प्रेक्षणात्मक अधिगम, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है। कोलबर्ग का नैतिक विकास किस सिद्धांत पर आधारित है? संज्ञानात्मक तत्व, व्यवहारात्मक तत्व, अनुकरण, अंतःकरण। फटाफट इसका उत्तर सोचें। कोलबर्ग का संबंध इसमें संज्ञानवाद से आधारित है। इसने कहा ये संज्ञानवाद पर आधारित है। इस तरह से विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड पुस्तक के लेखक हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको देखें। स्किनर, कोलबर्ग, गुथरी, जीन पियाजे। द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड ये नैतिक विकास से संबंधित किताब है। इसको देने वाले हैं महत्वपूर्ण बाल मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे। एक बच्चा इसलिए कोई कार्य करता है ताकि उसे पारिवारिक अनुमोदन प्राप्त हो सके, कोलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? उत्तर रूढ़िगत नैतिक स्तर, प्राक रूढ़िगत नैतिक स्तर, रूढ़िगत नैतिक स्तर, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप देखेंगे कि कोलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर में 6 अवस्थाएं दी हैं। पहला का स्तर है प्राक रूढ़िगत नैतिक स्तर। इसमें पहला था आज्ञा एवं दंड की अवस्था। दूसरा इसका है पारस्परिक विनिमय, तो पहली अवस्था नहीं है। उसके बाद रूढ़िगत नैतिक स्तर में भी इन्होंने 2 उप अवस्थाएं दी हैं। इसमें पहला अवस्था है अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, और दूसरा सामाजिक व्यवस्था का अभिविन्यास। ये इसमें 2 अवस्थाएं दिया है।
तो ये बच्चा इसलिए कोई कार्य ताकि उसके पारिवारिक अनुमोदन पर यानी अनुमोदन की बात कर रहा है, ये अच्छा बनने की बात कर रहा है, इसलिए रूढ़िगत स्तर सही हो जाएगा। और उत्तर रूढ़िगत स्तर में आप देखेंगे कि उत्तर रूढ़िगत स्तर में भी दो उपावस्थाएं दी गई हैं, जिसमें आप देखेंगे कि पहली अवस्था है सामाजिक अनुबंधन और दूसरा सार्वभौमिक नीति शास्त्र, ये दोनों दिया है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इसमें विकल्प नंबर 3, रूढ़िगत नैतिक स्तर, अच्छा लड़का अच्छा लड़की का सिद्धांत। निम्न में से किसका विचार है कि शैशवावस्था से किशोरावस्था में मानव मूलतः अपनी संस्कृति के आधार पर प्रवेश करता है? अल्बर्ट बंडूरा, फ्रायड, पियाजे, रूस बेनेडिक्ट तथा मार्गरेट मीड। जहाँ भी संस्कृति की बात आती है तो संस्कृति में मार्गरेट मीड और रूस बेनेडिक्ट का नाम आता है। 2019 का सुपर टेट का परीक्षा जिन्होंने दिया होगा उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि मार्गरेट मीड ने किस आधार पर इन्होंने बाल मनोविज्ञान का वर्णन किया। तो इसमें मार्गरेट मीड का ये सांस्कृतिक आधार था। तो संस्कृति का शब्द जो होता है रूस बेनेडिक्ट और मार्गरेट मीड है। तो शैशवावस्था से किशोरावस्था है, किशोरावस्था की बात कर रहा है, जो किशोरावस्था में विकास होता है उसमें रूस बेनेडिक्ट तथा मार्गरेट मीड ने उसका आधार संस्कृति बताया। सांस्कृतिक आधार पर विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। बालक अपनी परीक्षा की तैयारी काफ़ी लगन से करता है ताकि सफल हो सके, उसका अभिप्रेरणा का प्रकार है संबंध अभिप्रेरक, दूसरा है सत्ता अभिप्रेरण, तीसरा है उपलब्धि अभिप्रेरण, चौथा है अनुमोदन अभिप्रेरण। संबंध अभिप्रेरण, किसी के साथ संबंध अच्छा बन सके इसलिए अगर कोई कार्य करता है तो संबंध अभिप्रेरण हो जाएगा। सत्ता प्रेरण, जब व्यक्ति बहुत हीन भावना का शिकार हो जाता है तो अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए जो कार्य करता है उसे सत्ता प्रेरण कहते हैं। अनुमोदन प्रेरण ये कहता है कि जब किसी को अच्छा कहें, जैसे कोई लड़की इसलिए कोई कार्य कर रही है घर में ताकि सभी लोग उसका अनुमोदन करें, तो ये अनुमोदन प्रेरण भी नहीं है। उपलब्धि प्रेरण ये कहता है कि जब कोई किसी उपलब्धि को पाने के लिए तैयारी कर रहा है, तो परीक्षा की तैयारी ये जो कर रहा है ये उपलब्धि प्राप्त करना चाहता है, इसलिए विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा, उपलब्धि अप्रेरण। सत्ता विप्रेरक मानव के बहुत से व्यवहारों का आधार है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? सिगमंड फ्रायड, युंग, एडलर, केटल। इसका सही विकल्प हो जाएगा सत्ता प्रेरक मानव के बहुत से व्यवहारों का आधार एडलर ने कहा है, विकल्प नंबर 3 सही। रॉबर्ट गैने के अनुसार पेशी सीखना अधिगम का कौन सा स्तर है? उद्दीपन अनुक्रिया सीखना स्तर 2, शाब्दिक सहचर स्तर 4, सांकेतिक सीखना स्तर 1, सरल श्रृंखला सीखना स्तर 2। रॉबर्ट गैने ने एक पुस्तक लिखी है द कंडीशन ऑफ लर्निंग, अधिगम का बहुत अच्छा सिद्धांत दिया है। इसे प्रत्येक परीक्षा में कोई न कोई प्रश्न देखने के लिए मिलता है। आइए हम देखते हैं कि रॉबर्ट गैने ने अधिगम के विभिन्न 8 स्तर दिए हैं। इनका जो पहला स्तर है उससे सांकेतिक सीखना होता है। जो सांकेतिक सीखना है ये शास्त्रीय अनुबंधन पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा इसका स्तर है उद्दीपन अनुक्रिया जो प्रयत्न अनुभूत पर आधारित है, थॉर्नडाइक का। तीसरा स्तर है सरल श्रृंखला सीखना, ये पेशी क्रियाओं पर आधारित होता है, जैसे साइकिल चलाना, कोई कार्य करना, तो ये सरल श्रृंखला हो गया। और शाब्दिक साहचर्य सीखना जो होता है किसी शब्द के माध्यम से अन्य शब्द सीख जाना, ये शाब्दिक साहचर्य होता है। पांचवा होता विभेदीकरण है। छठवां संप्रत्यय है। सातवां नियम अधिगम है। आठवां इसका है समस्या समाधान। ये अधिगम के 8 सोपान है। 8 का क्रम
आपको जानकारी होना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है पेशी सीखना। तो पेशी सीखना हमारा सरल श्रृंखला अधिगम में आ जाएगा। विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। निम्न में से कौन औपचारिक शिक्षण के अंतर्गत आता है? क्षेत्र शिक्षण, साथियों के समूह से प्राप्त, माता पिता द्वारा, पास पड़ोस द्वारा। साथियों के समूह से प्राप्त ये अनौपचारिक में आएगा। माता पिता द्वारा दी गई शिक्षा अनौपचारिक होगी। पास पड़ोस से दी गई शिक्षा अनौपचारिक होगी। क्षेत्र भ्रमण किसी स्कूल कॉलेज द्वारा कराया जाता है। तो विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। ये औपचारिक शिक्षण में आएगा। किसी पाठ को सीख लेने के बाद बिना देखे मन ही मन दोहराना, जरूरत पड़ने पर पुनः देख भी लेना सीखने की विधि है। विवेचना विधि, प्रेक्षण द्वारा सीखना, आवृत्तिकरण तथा पुनरीक्षण करके सीखना। इसका सही उत्तर हो जाएगा आवृत्तिकरण तथा पुनरीक्षण। किसी पाठ को सीखने के बाद, कोई पाठ में पहले बच्चा सीख लेता है, फिर मन ही मन उसको दोहराता है, और दोहराने की ज़रूरत दौरान अगर कहीं भूल जाता है तो पुनः उसको देख भी लेता है। तो ये सीखने की विधि आवृत्तिकरण तथा पुनर्निरीक्षण कहलाती है। निम्न में से कौन थार्नडाइक का गौड़ नियम नहीं है? बहुअनुक्रिया का नियम, मानसिक वृत्ति का नियम, सादृश्यता का नियम, अभ्यास का नियम। थार्नडाइक ने 3 प्रमुख नियम, 5 गौड़ नियम दिए हैं। तो यहाँ कुछ गौड़ नियम दिए गए हैं, उनमें कौन गौड़ नियम नहीं है इसकी बात कर रहा है। आप देखेंगे तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, ये तीनों मुख्य नियम हैं, जबकि अन्य इसके गौड़ नियम है। तो विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा, अभ्यास का नियम। जब सीखने की गति में काफ़ी उतार चढ़ाव पाया जाता है तो उसे कहते हैं प्रारंभिक स्फुरण, मध्य स्फुरण, पठार, अंतिम स्फुरण। सीखने की गति में प्रारंभिक स्फुरण में देखेंगे, जब कोई नया पाठ शुरू करते हैं, नया कार्य करते हैं, उसमें काफ़ी उत्साह रहता है, इसलिए अधिगम बहुत तेज़ी से होता है। मध्य और अंतिम स्फुरण में जब थोड़ा सा रह जाता है तो वहाँ पर भी एक उत्साह जागृत होता है, यहाँ पर भी सीखने की गति में वृद्धि होती है। जब एक समान गति से अधिगम होता है, उसमें न उतार होता है न चढ़ाव होता है, ये क्षैतिज चलता है, तो इसे पठार कहते हैं। और मध्य स्फुरण में कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी उतार कभी चढ़ाव, इस तरह से चलता है, ये मध्य स्फुरण कहलाता है। इसलिए काफ़ी उतार चढ़ाव पूछा है, तो विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा, मध्य स्फुरण। कोहलर के गेस्टाल्टवाद का आधार है मनोविश्लेषणवाद, संज्ञानवाद, व्यवहारवाद, उद्दीपन अनुक्रिया। मनोविश्लेषणवाद फ्रायड, व्यवहारवाद वाटसन, उद्दीपन अनुक्रिया ये संज्ञानवाद। गेस्टाल्टवाद संज्ञानवाद पर आधारित है। विकल्प नंबर 2 सही उत्तर। निम्न में से अपुनर्बलन नॉन रिन्फोर्समेंट सिद्धांत से संबंधित नहीं है। इसमें वाटसन, हल, गुथरी, एट्स 4 लोगों का नाम दिया गया है, पुनर्बलन और अपुनर्बलन। इसमें पूछ रहा है कि किसने पुनर्बलन को महत्व नहीं दिया है, कौन कौन अपुनर्बलन से संबंधित है। तो 3 लोग ऐसे हैं जो पुनर्बलन को महत्व नहीं दिए हैं, एक ऐसा है जो पुनर्बलन को देता है। आप पुनर्बलन की बात जब आती है तो इसमें स्किनर या हल का नाम सबसे पहले आता है। हर पुनर्बलन का सिद्धांत दे देता है पुनर्बलन, बाकी वाटसन, गुथरी, एट्स ये पुनर्बलन को महत्व नहीं देते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा है विकल्प में कि कौन पुनर्बलन को महत्व नहीं दिया है, उसमें गुथरी भी सही हो जाएगा, वाटसन अगर दिया वाटसन भी सही होगा, एट्स भी सही हो जाएगा।
समरूप तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर, पियाजे। इसको देखते हैं। समरूप तत्व का सिद्धांत, जो ये प्रश्न पूछा है, इसका हो जाएगा थॉर्नडाइक। इसी तरह दे दे समाजीकरण का सिद्धांत, तो ये हो जाएगा जड। और अगर पक्षांतर सिद्धांत दे, पक्षांतर सिद्धांत अगर कहता है तो गेस्टाल्टवाद हो जाएगा। लेकिन इस प्रश्न में समरूप तत्व का सिद्धांत कहा है, तो समरूप तत्व का सिद्धांत थॉर्नडाइक। विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। कोहलर ने सुल्तान नामक वनमानुष पर अपना प्रयोग किस द्वीप पर किया था? केप वर्डे द्वीप, कनारी द्वीप, सेशल्स द्वीप, मॉरिशस द्वीप। कोहलर ने वनमानुष के अतिरिक्त मुर्गी आदि कई जानवरों पर प्रयोग किया था, लेकिन इसका जो प्रयोग वनमानुष पर किया गया है सुल्तान नामक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसको इसने कनारी, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर एक द्वीप है कनारी की धारा, आप लोग पढ़े होंगे, कनारी की ठंडी धारा। इसी कनारी द्वीप पर कोहलर सुल्तान नामक वनमानुष पर प्रयोग किया था। विकल्प नंबर 2 सही उत्तर। आहा अनुभव का संबंध है गेस्टाल्टवाद, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषणवाद से, प्रकार्यवाद से। आहा अनुभव मतलब एकाएक दिमाग की बत्ती जल जाना। जब दिमाग की बत्ती जल जाती है, एकाएक समस्या का समाधान होता है, उसे आहा अनुभव कहते हैं। तो ये सूझबूझ, आंतरिक सूझबूझ पर आधारित है, जिसे गेस्टाल्टवाद कहते हैं। विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। सोशल लर्निंग एंड इमिटेशन पुस्तक के लेखक हैं कोहलर, स्किनर, मिलर तथा डोलार्ड, जीन पियाजे। इसका सही उत्तर हो जाएगा मिलर तथा डोलार्ड। सोशल लर्निंग एंड इमिटेशन पुस्तक के लेखक हैं मिलर तथा डोलार्ड। विकल्प नंबर 3। स्किनर के रेखीय प्रोग्राम की विशेषताएं नहीं हैं। छोटे छोटे कदम, स्पष्ट अनुक्रिया, तात्कालिक फीडबैक, गलत जवाब पर समीक्षा पृष्ठ पर जाना। देखेंगे कि स्किनर ने रेखी और शाखी दो, या विकर्मित अनुदेशन जब पढ़ते हैं तो इसमें रेखी और शाखी दो प्रकार के प्रोग्राम इसने दिए हैं। तो रेखी अधिगम में प्रोग्राम में छोटे छोटे कदम भी हैं, स्पष्ट अनुक्रिया भी होती है, तात्कालिक फीडबैक भी आता है। लेकिन जो शाखी अनुदेशन है, शाखी प्रोग्राम है, उसमें गलत जवाब अगर देते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि पृष्ठ नंबर आपका गलत जवाब गलत है, पृष्ठ नंबर 20 पर जाएं, या आप इसको पृष्ठ नंबर 5 का अध्ययन करें। इस तरह से आपको फीडबैक देता है। तो गलत जवाब देने पर आपको समीक्षा पृष्ठ की ओर ले जाता है, जो शाखी अनुदेशन का प्रकार है। बाकी ऊपर के तीनों रेखी प्रोग्राम की विशेषताएं हैं। तो हमारा प्रश्न था रेखी प्रोग्राम की विशेषताएं नहीं हैं, तो रेखी प्रोग्राम की विशेषता चौथा नहीं है, बाकी तीनों उपयुक्त रेखी प्रोग्राम की विशेषताएं हैं। शून्य से गुणा करने पर हमेशा उत्तर शून्य आता है। सीखने के बाद 225 गुणे 189 गुणे 187 गुणे शून्य का जवाब शून्य होता है, तो यह अधिगम अंतरण है। किसी बच्चे को ये सवाल दिया गया जिसको ये पता है कि किसी संख्या में शून्य से गुणा कर दें तो शून्य उत्तर आता है, यह जानने के बाद इस सवाल को देने के बाद उसने तुरंत बिना लगाए ही जवाब दिया कि शून्य होता है। तो इस प्रकार का अधिगमांतरण क्या पार्श्विक होगा, अनुक्रमित होगा, क्षैतिज होगा, ऊर्ध्व होगा। पार्श्वी जो होता है, एक भाग का अंतरण जब दूसरे भाग में हो जाता है वो पार्श्वी हो जाता है। अनुक्रमित है
होता है, एक क्रम से होता है। जैसे भाग की क्रिया करने से पहले आपको जोड़, घटाना, गुणा ये आनी चाहिए, तब आप भाग पर पहुंच पाते हैं। तो एक क्रम होता है इसका। क्षैतिज अंतरण जो होता है, सेम परिस्थिति में, एक परिस्थिति में किया हुआ कार्य दूसरी परिस्थिति में सेम उसी परिस्थिति में सहायक होता है। जैसे आपने भूगोल के माध्यम से भूगोल पढ़े हैं, आपको स्थानों की जानकारी है, और जब इतिहास पढ़ रहे हैं उन स्थानों को आसानी से कर रहे हैं, ये समान परिस्थिति में आप उसका उपयोग कर रहे हैं, तो क्षैतिज अंतरण है। लेकिन यहाँ पर उच्च अंतरण की बात हो रहा है, क्योंकि शून्य की अवधारणा जाने के बाद शून्य का गुणा करने पर अधिकतम परिणाम शून्य आता है। इस प्रश्न को तुरंत कर दे रहा, यह इसके उच्च स्तरीय मानसिक क्रिया का द्योतक है, जिसमें विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा, ऊर्ध्व अंतरण। ऊर्ध्व अंतरण का अन्य भी उदाहरण है, जैसे कोई स्कूटर चलाना जान गया, इसके बाद अगर कार चलाना सीख रहा है, तो यह भी ऊर्ध्व अंतरण में आता है। सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक, वुडवर्थ, जड, स्किनर। थॉर्नडाइक ने समरूप तत्वों का सिद्धांत दिया है, भी बताया गया है। सामान्यीकरण का सिद्धांत जड ने दिया है। पक्षांतर सिद्धांत की बात आती तो गेस्टाल्टवाद ने देता, तो गेस्टाल्टवादियों ने पक्षांतर सिद्धांत दिया है, लेकिन सामान्यीकरण की बात कर रहा है, तो सामान्यीकरण यहाँ पर जड सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 3। निम्न में से कौन स्मरण का स्वरूप नहीं है? सीखना, धारण, पहचान, अंतर्नोद। संस्मरण में सीखना भी होता है, धारण भी होता है, पहचान भी होता है, अंतर्नोद नहीं होता। विकल्प नंबर 4 सही उत्तर। निम्न में से किसने सीखने के लिए निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? डोनाल्ड मिलर, गुथरी, इबिंगहास, फ्राबेल। इसका सही उत्तर है इबिंगहास। इबिंगहास ने स्मृति, स्मरण, रिमेम्बरिंग, सीखना जानने के लिए कुछ निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था। वो निरर्थक शब्दों के बच्चे याद कर ले रहे थे ज्यों का त्यों, तो इबिंगहास सही हो जाएगा, जो निरर्थक शब्दों का प्रयोग किए थे, विकल्प नंबर 3। बार बार प्रयत्न करने के बाद असफल होने पर परिणाम होता है दबाव, दुश्चिंता, कुंठा, द्वंद्व। आप देखेंगे जैसे परीक्षा आया है, दबाव महसूस कर रहे हैं, पास होने की टेंशन हो रही है, ये चिंता होती है। लेकिन ये द्वंद्व होता है। जैसे द्वंद्व का सही सबसे सरल उदाहरण है, एक गधा है, इधर भी घास है, इधर भी घास है, इन दो घासों के बीच में वह भूखा मर गया, सोच रहा है इधर का खाएं कि इधर का खाएं। ये द्वंद्व होता है। जब दो परिस्थितियां हो, आप निर्णय नहीं कर पा रहे हो कि इधर जाएं कि इधर जाएं, ये द्वंद्व होता है। लेकिन अगर आप एक बार असफल हो गए, 2 बार असफल हो गए, हर साल आप असफल हो रहे हैं, बार बार असफल तो होने के बाद आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता, फ्रस्ट्रेशन होता है, जिसे भगनाशा या कुंठा कहते हैं। तो विकल्प नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। बार बार प्रयत्न करने के बाद असफल होने पर फ्रस्ट्रेशन होता है, भगनाशा होती है। भगनाशा कभी कभी दे देता है। इसके हिंदी वर्डों पर न जाएं, फ्रस्ट्रेशन सही उत्तर है। अपनी असफलता का दोष किसी अन्य पर लगाकर अपने को संतुष्ट कर लेना है दमन, समन, प्रतिगमन, प्रेक्षण। देखते हैं। फ्रायड कहता है कि कोई इच्छा आपकी है और इच्छा आपकी अधूरी रह गई, आप पूर्ण नहीं कर सकें, तो धीरे धीरे वह दमित हो जाती है, ये दमन कहलाता है। समन होता है कि कोई दुखद चीज़ अचानक आपके साथ घटित हो गई, आप उसे तुरंत अचेतन में लेकर चले जाते हैं,
ये समन होता है। दमन जानबूझ करके नहीं होता है, परिस्थिति के साथ धीरे धीरे हो जाता है, लेकिन समन जानबूझ करके किया जाता है। जैसे सुबह सुबह आप उठे और पत्नी से झगड़ा हो गया, लेकिन आप सोच रहे हैं जाने दीजिए, जो हो गया सो हो गया, ये समन है। और प्रतिगमन, प्रतिगमन ये होता है कि अपना ईगो बनाए रखने के लिए जब उसे निम्न स्तर का व्यवहार करते हैं उसे प्रतिगमन कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, पत्नी से झगड़ा हो गया और वो फूट फूट करके रोने लगता है, उसका व्यवहार बच्चों जैसा हो जाता है, ये प्रतिगमन होता है। प्रेक्षण एक आता है, अपनी कमी दूसरे पर थोपना। जैसे परीक्षा के बाद कोई बच्चा फेल हो जाए तो कह दे कि पेपर ही कठिन था, समय नहीं मिला, चीटिंग हो गई। इस तरह से दूसरे पर दोषारोपण करना प्रेक्षण कहलाता है। तो इसका अपनी सफलता का दोष किसी अन्य पर लगा लेना, ये प्रेक्षण कहलाएगा। विकल्प नंबर 4। विनय साइमन का बुद्धि परीक्षण संबंधित नहीं है। वैयक्तिक, शाब्दिक, भाषाई, सामूहिक। देखते हैं 1905 में विनय और साइमन ने, विनय ने बुद्धि परीक्षण शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके साथ साइमन का भी नाम आता है। आगे टर्मन जब जुड़ते हैं, विनय साइमन, टर्मन परीक्षण हो जाता है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में के थे 1916 में। तो इसका जो बुद्धि परीक्षण है अशिक्षित लोगों के लिए नहीं था, ये शिक्षित लोगों के लिए था, जिसमें भाषा का प्रयोग होता है तो भाषाई भी सही है, शब्दों का प्रयोग होता है, शाब्दिक भी है, और ये सामूहिक नहीं था, ये इंडिविजुअल था, वैयक्तिक था। तो वैयक्तिक भी है, शाब्दिक भी है, भाषाई भी है, सामूहिक नहीं है। तो करा संबंधित नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4, सामूहिक। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है। देखेंगे कि व्यक्तित्व मापन की 2 विधियां हैं, एक प्रक्षेपी, एक अप्रक्षेपी। प्रक्षेपी विधि में कुछ ऐसे क्रियाकलाप कराए जाते हैं जिसमें सामने वाले का व्यवहार उभर कर आता है, जिसका हम अध्ययन कर लेते हैं। तो इसमें देखते हैं TAT परीक्षण मार्गन और मुरे ने 1935 में किया था। ये प्रक्षेपी विधि है। CAT ये भी मार्गन मुरे ने बच्चों के लिए करा था, बेहलाक CAT। और IBT ये हरमन रोसा ने, IBT परीक्षण हरमन रोसा ने इंक ब्लूप्रिंट टेस्ट कहलाता है, ये भी प्रक्षेपी है। जो प्रश्नावली विधि है ये प्रक्षेपी विधि नहीं है। विकल्प नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्नावली विधि प्रक्षेपी विधि नहीं है, जो प्रश्न में पूछ रहा है। अंतिम प्रश्न है आपके सामने, शिक्षण प्रक्रिया को द्विध्रुवी किसने कहा है? एडम्स, रायबर्न, जॉन डेवी, टेलर। रायबर्न और जॉन डेवी ने कहा है ये टीचर है, ये स्टूडेंट है, और ये करिकुलम पाठ्यक्रम है। तो त्रिध्रुवी रायबर्न और जॉन डेवी ने कहे हैं। द्विध्रुवी यानी टीचर, ये टीचर है और इधर स्टूडेंट है। इन दोनों को रखा है एडम्स ने। जो इस प्रश्न का उत्तर है एडम्स ने द्विध्रुवी कहा है, रायबर्न और जॉन डेवी ये त्रिध्रुवी कहे हैं। इस तरह से हमारे आज के बाल मनोविज्ञान के 30 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप को यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में उचित सुझाव ज़रूर दें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह से और भी अन्य अच्छी वीडियो ला सकें। धन्यवाद।